Good morning, students. Welcome to Guru's Ashram. I'm back with same chapter, day 3, lecture 3, electrostatics. Previous classes में हमने लिया है basic charge, properties of charge, methods of charging, आवेशन की विधियाँ. कल हमने लिया था 3 प्रॉपर्टी ली थी चार्ज की, आवेशों की योज्यता, आवेश का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण. I hope you all have gone through the topic. एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए ऑनलाइन क्लास में कि आपको कॉपी और पेन बेटा साथ लेके बैठना है. जब तक आप लिखोगे नहीं आपको वो याद नहीं रहेगा. आपके पास में बोर्ड का मैटर तो एटलीस्ट लिखा हुआ होना चाहिए. नोट्स आपको मिलेंगे अलग से, वो चीज़ है, लेकिन बोर्ड का आप साथ के साथ लिखिए. जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो साथ के साथ लिखिए. अगर टाइम की शॉर्टेज आती है आपको लिखने में तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो. दूसरी चीज़ कि YouTube पे आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, इस पर लिमिटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे. आपको पूरा कोर्स के लिए आपको पैकेज आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा गुरुज आश्रम ऐप पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसमें हम लोग 9 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं और जिसकी फ़ीस एक पर सब्जेक्ट 1000 से लेकर 2000 के बीच में है. तो पैकेज बेटा आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. बैक टू द टॉपिक. स्थिर वैद्युत की डे 3 कल लिया था. आवेश के गुणधर्म. 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो एनसीईआरटी बुक में अलग से दी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा भी गुणधर्म हैं. वो एक बार अपन ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. तो आवेशों के अन्य गुण. अन्य बेटा मैंने इसलिए लिखा है, या इन प्रॉपर्टीज़ को, इन गुणों को मैं कल के लेक्चर में मैंने इसलिए शामिल नहीं किया कि अगर आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आवेशों के गुण लिखिए, तो आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि आवेशों के गुण लिखिए. आपको स्पष्ट लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि 2 गुण लिखिए, 3 गुण लिखिए. तो आपको कल वाले ही लिखने हैं जो कल अपनों ने डिस्कस किया था, आवेशों का संरक्षण, योज्यता और क्वांटीकरण, क्योंकि वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और बुक में अलग से दी हुई है. तो एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप वही प्रॉपर्टी लिखें. ये अन्य गुण अपन जो ले रहे हैं वो इसके लिए ले रहे हैं ताकि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4 प्रॉपर्टीज़ लिखिए, तो 3 प्रॉपर्टीज़ आपको वो कल वाली प्रीवियस लेक्चर वाली लिखनी है और 1 प्रॉपर्टीज़ आप इसमें से पिक कर लीजिए. तो आवेशों के अन्य गुण में पहली प्रॉपर्टी है एक समान प्रकृति. यानी कि 2 आवेश हैं जिनकी प्रकृति एक समान है, दोनों या तो प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है. एक समान प्रकृति, या तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक हैं, या दोनों ऋणात्मक हैं. तो एक समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे. अगर आपके पास में 2 चार्ज हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2, दोनों पॉजिटिव हैं, तो बेटा इनके बीच में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा. एक दूसरे को बाहर की तरफ, एक दूसरे को दूर की तरफ ये बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे. तो एक समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति का मतलब हो गया बेटा कि एक आवेश पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है. जैसे कि एक आवेश प्लस Q1 है, दूसरा आवेश माइनस Q2 है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो ये अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, विपरीत प्रकृति के चार्ज आवेश हैं, इनके बीच में आकर्षण होगा. यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे. इनके बीच में बल इस हिसाब से लगेगा कि ये एक दूसरे के पास आए, आकर्षण बल लगेगा. तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है. तो एक समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण
तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। दूसरा, आवेश का मान अथवा बल चयनित यानी कि चूजन निर्देशांक चयनित निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। अभी निर्देश तंत्र क्या है? 11th में 3rd चैप्टर में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की गति में आपने पढ़ा होगा कि निर्देश तंत्र वो सिस्टम है जिसमें कि ऑब्जर्वर किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करता है, प्रेक्षक किसी निकाय की गणना करता है या किसी निकाय का प्रेक्षण करता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि आवेशों का मान अथवा बल चयनित निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। मान लिया एक आवेश स्पेस में कहीं पे क्यू पड़ा है, तो अगर एक ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर का मतलब प्रेक्षक, जो आवेश को देख रहा है, जो आवेश की स्टडी कर रहा है, जो इस सिस्टम की स्टडी कर रहा है, अगर वो स्थिर है तो भी आवेश की वैल्यू Q होगी, अगर वो मोशन में है तो भी आवेश की वैल्यू Q होगी। फर्क कहाँ आया कि जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया एक ट्रेन है, इस ट्रेन का आपको वेग निकालना है, ठीक है, और अगर प्रेक्षक स्थिर है तो इसके वेग का मान आ रहा है v1, और अगर प्रेक्षक गतिशील है तो इसकी वेग का मान बेटा v1 नहीं आएगा, v1 से डिफरेंट आएगा। तो ये निर्देश तंत्र चेंज होते ही वेग का मान बदल गया, लेकिन आवेश के साथ में ऐसा नहीं होता है। निर्देश तंत्र आपको आप कैसे भी चेंज कर दो, उसको इनर्शियल रखो, जड़त्व रखो या अजड़त्व रखो, आवेश का मान वही रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, जब कोई वस्तु उदासीन अवस्था से धनावेशित अवस्था प्राप्त करती है तो उसका द्रव्यमान, अब एक डिफरेंट डायमेंशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई वस्तु उदासीन अवस्था से धनावेशित अवस्था प्राप्त करती है तो उसका द्रव्यमान पे क्या इफेक्ट होता है, ये अपन देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। कंडीशन क्या है? जब कोई वस्तु उदासीन अवस्था से धनावेशित अवस्था प्राप्त करती है तो मान लिया लिथियम का एटम ही ले रहे हैं, ये 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में और 3 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा ऑर्बिट में, ये अभी उदासीन है। इसका द्रव्यमान अगर आप निकालें m1 की वैल्यू तो ये आएगा 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्या लिखा है 3 × mp, mp का मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस 3 × mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्लस 3 × me, me का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये m1 क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इस लिथियम परमाणु का कुल द्रव्यमान जो कि अभी उदासीन अवस्था में है, इसमें 3 प्रोटॉन है तो कुल द्रव्यमान में 3 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और 3 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, मास आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कंडीशन क्या ले रहे हैं? धनावेशित अवस्था। धनावेशित अवस्था बेटा इसको बनाने के लिए न्यूक्लियस को तो छेड़ेंगे नहीं। अब इसको अगर धनावेशित बनाना है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगाड़ना पड़ेगा। किसको ज़्यादा करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, धनावेश इस परमाणु में ज़्यादा होना चाहिए और ऋणावेश कम होना चाहिए। छेड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को ही, तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिया,
अब ये धनावेशित हो गया। कैसे हो गया कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है और जो नेगेटिव चार्ज है वो 2, ये ऑर्बिट खत्म, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है। तो इसका मास m2 होगा 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें? 2 क्यों बचे? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट से इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव स्टेट के अंदर आ चुकी है। एक इलेक्ट्रॉन अपनों ने हटाया है इसमें से, तो इसमें बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इनको कंपेयर कीजिए, ये टर्म तो दोनों में सेम है, ये टर्म का डिफरेंस आ रहा है। m2 की वैल्यू जो धनावेशित अवस्था है, m2 की वैल्यू धनावेशित अवस्था में अपने पास में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और उदासीन अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो दोनों में से m1 और m2 की वैल्यू में से ज़्यादा कौन होगा और कम कौन होगा? ज़्यादा होगा m1 क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का मास आ रहा है, कम होगा m2 क्योंकि इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास आ रहा है। तो अगर कोई वस्तु उदासीन अवस्था से धनावेशित अवस्था, ये उदासीन अवस्था, ये धनावेशित अवस्था प्राप्त करती है तो उसका द्रव्यमान कम होगा कि ज़्यादा होगा? द्रव्यमान कम होगा, m2 की वैल्यू कम होगी m1 से, तो उसका द्रव्यमान घटता है। कितना घटता है बेटा? डेल्टा m होगा जितने आपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं लेना है, क्योंकि बात अपन कर रहे हैं द्रव्यमान की। बात अपन कर रहे हैं कि कोई वस्तु उदासीन अवस्था से धनावेशित अवस्था प्राप्त करती है तो उसका द्रव्यमान घटता है। कितना घटेगा? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आपने रिमूव किए और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से मल्टीप्लाई होके। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी उल्टी हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे। जब कोई वस्तु उदासीन अवस्था से ऋणावेशित अवस्था प्राप्त करती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? यहां पे घट रहा है। प्रीवियस कंडीशन के अंदर जब वो पॉजिटिवली चार्ज स्टेट में जा रही है तो उसका द्रव्यमान घट रहा है। यहाँ पे वस्तु उदासीन अवस्था से इस वाली कंडीशन में ऋणावेशित अवस्था प्राप्त कर रही है। इसका मतलब उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो वस्तु के अंदर, एटम के अंदर, निकाय सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मास बढ़ेगा, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। इज इट ओके टू यू? तो बेटा ये 4 और प्रॉपर्टी हो गई है इसकी आवेश की, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ले रहे हैं आवेश का संसूचन, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। आवेश का संसूचन, डिटेक्शन ऑफ चार्ज मतलब है इसका कि मालूम करना कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, मालूम करना कि किसी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है या नहीं है। तो ये एक छोटी सी डिवाइस है, एक छोटा सा सिस्टम है जिससे मालूम किया जाता है कि आवेश, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। इसके लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं, सिंपल डिवाइस यूज़ करते हैं, उसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी ये एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जो
मालूम कर सकती है कि अमुक वस्तु आवेशित है या नहीं है। इससे केवल यह मालूम किया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। ये मालूम नहीं किया जा सकता कि वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ये मालूम नहीं किया जा सकता कि वस्तु पे किस प्रकार का चार्ज है। केवल ये मालूम किया जा सकता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो इसके अंदर एक कांच का जार लिया जाता है। कांच के जार को निर्वातित करके उसमें एक कॉर्क लगा दिया जाता है और इस कॉर्क के अंदर एक छिद्र होता है, एक छेद होता है। इस छिद्र से एक मेटल की रॉड को अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है, कांच के जार के अंदर एंटर करवाया जाता है। इस मेटल रॉड के ऊपरी हिस्से पर एक नॉब लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं हिंदी में घुंडी, और इस मेटल रॉड के जार के अंदर वाले पार्ट के अंदर दो पतली सोने की पत्रियां लगी हुई होती हैं, गोल्ड लीफ लगी हुई होती हैं। रिपीट कर रहा हूं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का कंस्ट्रक्शन। कांच का जार, छिद्रयुक्त ढक्कन, कांच के जार के अंदर निर्वात। इस छिद्रयुक्त ढक्कन के छिद्र में से एक मेटल की रॉड, एक धातु की छड़ को अंदर प्रविष्ट करवाया। मेटल रॉड, धातु की छड़ के बाहरी सिरे पर एक नॉब घुंडी और इसके अंदरूनी सिरे पर दो पतले स्वर्ण के पत्रक लगे हुए होते हैं, जिनकी स्वर्ण पत्रकों की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज की होती है। जैसे आपने चांदी की बर्क देखी होगी या एल्युमिनियम की फॉइल देखी होगी, उसी तरह से सोने की फॉइल यूज़ करते हैं। सोने की फॉइल इसलिए यूज़ करते हैं कि सोना जो है वो मोस्ट इनर्ट है, सबसे ज़्यादा अक्रियाशील है, तो ये हमेशा कंडक्टर बना हुआ रहेगा। तो ये घुंडी, ये कांच का जार, ये कॉर्क, धातु की छड़, और ये दोनों हो गए स्वर्ण पत्रक। इसमें पहले आप लिखेंगे बनावट। कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट मैं आपको बता चुका हूं। कांच का जार, छिद्रयुक्त ढक्कन, छिद्र में से मेटल की रॉड को अंदर एंटर करवाया। रॉड के बाहरी सिरे पर एक घुंडी जिसको नॉब भी बोलते हैं, KNOB। ये केवल क्या करती है कि रॉड का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। और रॉड के अंदरूनी सिरे पर दो पतले स्वर्ण पत्रक जिनकी मोटाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मालूम कैसे करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो उसके लिए क्रियाविधि। वर्किंग। वर्किंग मालूम कैसे करेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। मान लिया अपने पास में कोई वस्तु है, ये एक रॉड है। अब अपने को ये मालूम करना है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है। अगर ये आवेशित होगी तो इसको जब भी घुंडी से टच करेंगे, जब भी नॉब से टच करेंगे, तो ये धातु की बनी हुई है, चालक है, कंडक्टर है, तो इस वस्तु का कुछ आवेश यहाँ नीचे आएगा और कुछ आवेश यहाँ स्वर्ण पत्रकों तक पहुँचेगा। तो इनके बीच में, यहाँ देखिए, दोनों स्वर्ण पत्रकों तक आवेश पहुँच गया, तो इनके बीच में समान प्रकृति के आवेश हैं, तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, रिपल्शन लगेगा, तो इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो अब स्वर्ण पत्रक क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ,
क्रिया विधि में क्या आएगा कि जिस भी वस्तु को आवेशन के लिए अपने को जिस भी वस्तु का आवेशन को चेक करना है कि वो वस्तु आवेशित है या नहीं है, उसको इस घुंडी से टच करवाया, स्पर्श करवाया, तो चालन की विधि से आवेश धातु की छड़ में प्रवाहित होगा, वो स्वर्ण पत्रकों तक पहुंचेगा। अब देखो इस वस्तु पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। दोनों चार्ज तो एक साथ में पॉसिबल है नहीं। अगर दोनों चार्ज हुए तो दोनों का अलजेब्रिक सम होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज इस धातु की छड़ से प्रवाहित होगा, स्वर्ण पत्रकों तक पहुँचेगा। अब मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज थी, तो यहाँ दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों पत्रकों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इनके बीच में बल लगेगा। किस प्रकार का? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल का मतलब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, तो स्वर्ण पत्रकों के बीच में दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ जाएगी, इसका मतलब यह है कि ये वस्तु आवेशित है। अगर ये वस्तु नेगेटिवली चार्ज होती तो भी यही रिजल्ट आता। तो अल्टीमेटली स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से अपने को ये मालूम पड़ रहा है कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। अगर किसी वस्तु को धातु की छड़ की घुंडी से टच करते हैं, स्पर्श करते हैं और स्वर्ण पत्रकों के बीच की दूरी बदलती है, तो वस्तु डेफिनेटली आवेशित है। अगर स्वर्ण पत्रकों के बीच की दूरी नहीं बदलती है तो वस्तु आवेशित नहीं है। यह हो गया स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब बात करते हैं चालक यानी कि कंडक्टर और कुचालक इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। इससे पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रकार। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी पदार्थ एटम से बना हुआ होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। अब अपने को ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरा प्रकार बद्ध या संबद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रकार दो प्रकार होते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन और संबद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लिया ये कोई भी अपने पास में मैटर है, कोई भी निकाय है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, तो डेफिनेटली ये किसी न किसी एटम से बनी हुई है जिसमें न्यूक्लियस है और ऑर्बिट्स हैं। अब इस एटम को थोड़ा ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस को तो छेड़ना नहीं है। अगर इसमें दो ही कक्षा है, दो ही ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतना दूर होगा। और अगर ऑर्बिट ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं, वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पे, उस एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑर्बिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो इस दूसरे वाले पदार्थ के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नाभिक से इतना दूर है, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हो गई। अब अपने को मालूम है कि नाभिक पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉन
पर नाभिक आकर्षण बल लगाता है। अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है तो उस पर ज़्यादा बल लगेगा। दूरी कम है तो बल ज़्यादा, आगे कूलम्ब्स लॉ आएगा उसमें आप देखेंगे कि दूरी के साथ में बल चेंज होता है। और अगर दूरी कम है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन और दूरी ज़्यादा है बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की, तो बल कम लगेगा। रिपीट कर रहा हूँ, अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात अपन क्यों कर रहे हैं? पहले बात इसलिए कर रहे हैं कि अपने को डिसाइड करना है कि कोई वस्तु चालक है या कुचालक है। तो जो कंडक्शन होगा, जो चालन होगा बेटा, वो ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो, क्योंकि पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर अंदर वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर अंदर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अपन देखते हैं कि अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है तो नाभिक उस पर ज़्यादा बल लगाएगा, और अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है तो नाभिक उस पर कम बल लगाएगा। तो जब आप चालन की बात करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर फ्री है या नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस इस वाले एटम के होंगे, इस वाले पदार्थ के होंगे। तो यदि किसी पदार्थ में बाह्यतम यानी कि सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूर है तो नाभिक उस पर कम आकर्षण बल लगाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा देने पर, ऐसे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा देने पर ही अपनी कक्षा में, कक्षा से, अपने ऑर्बिट से मुक्त हो जाएगा और पदार्थ में मुक्त रूप से विचरण करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर किसी पदार्थ में बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूर है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है तो नाभिक उस पर कम आकर्षण बल लगाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा देने पर ही अपनी कक्षा से मुक्त हो जाएंगे और पदार्थ में मुक्त रूप से विचरण करेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मान लिया ये वाला एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से अपेक्षाकृत दूर है। तो इसमें अलग अलग एटम्स हैं, ये मैं एटम्स बना रहा हूँ। तो मान लिया सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। जैसे ही आपने थोड़ी सी एनर्जी दी किसी भी फॉर्म में, आपने इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया, आपने इसको गर्म किया, आपने इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि प्रकाश इसके ऊपर आपतित किया, तो अपेक्षाकृत कम ऊर्जा देने पर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ माइनस की फॉर्म में शो कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे एक एक एटम से निकलेंगे और पदार्थ में मुक्त रूप से विचरण करेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे? जिसमें बाह्यतम कक्षा नाभिक से अपेक्षाकृत दूर है, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका परमाणुीय संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे, लेकिन ये पदार्थ को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक आप इसके ऊपर विभवांतर आरोपित नहीं करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको चालक
और ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनको कुचालक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनको संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे कि ये वाला एटम। तो यदि किसी पदार्थ में बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से अपेक्षाकृत पास है तो नाभिक उस पर अधिक बल लगाएगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन सामान्यतः अपने परमाणु को छोड़ के नहीं जाता है और वह नाभिक से ही संबद्ध यानी कि बंधा हुआ होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को संबद्ध, बद्ध या बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी पदार्थ में बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से अपेक्षाकृत पास है तो नाभिक उस पर अधिक आकर्षण बल लगाएगा। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन सामान्यतः अपने परमाणुओं को छोड़ के नहीं जाता है और वह नाभिक से ही संबद्ध रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब अपन बात करें चालक और कुचालक की। चालक जिनमें अधिक संख्या में ऐसे पदार्थ जिनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक कहलाते हैं। चालक कम विभवांतर लगाने पर ही आवेश का चालन प्रारंभ कर देते हैं और इनमें से विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाहित होने लगती है। उदाहरण, सभी धातुएं यानी कि मेटल्स, पीरियडिक टेबल में जो आप मेटल्स पढ़ते हो, जैसे कि सोना, सोना सबसे अच्छा चालक है। फिर है कॉपर यानी कि तांबा, चांदी, इस ऑर्डर में बेटा कंडक्टिविटी घटती जा रही है। सोना सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद में तांबा उससे थोड़ा कम चालक है, उसके बाद में चांदी उससे थोड़ा कम चालक है। नेचर के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, जो सबसे अच्छा चालक है, वो है सोना। तो चालक ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक कहलाते हैं। और वो थोड़ा सा विभवांतर या कम विभवांतर लगाने पर भी विद्युत धारा का या आवेश का चालन प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि मेटल्स, सारे मेटल्स, सोना, तांबा, चांदी, जल। अब जल कौन सा?
समुद्री या पीने वाला, ये भी बेटा चालक होता है क्योंकि इसके अंदर आयंस होता है, इसके अंदर आवेशित परमाणु होते हैं। तो समुद्री पानी यानी कि ब्राइन वाटर और पीने वाला पानी चालक होता है, लेकिन डिस्टिल वाटर आसुत जल कुचालक होता है, ये ध्यान रखना है। आसुत जल कुचालक है, डिस्टिल वाटर कुचालक है, और जो पीने का पानी है उसमें भी मिनरल्स होते हैं, और जो समुद्री जल है उसमें भी लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो उसमें मिनरल्स होंगे तो वो आयनित होंगे, आयनित होंगे तो वो विद्युत धारा का चालन करेंगे। तो ये हो गया चालक यानी कि कंडक्टर। कुचालक कुचालक जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, केवल और केवल संबद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। संबद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या, सामान्य विभवांतर लगाने पर, विभवांतर का मतलब आपने उसको एक बैटरी से जोड़ा, सामान्य विभवांतर लगाने पर भी वो विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। जैसे कि लकड़ी, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि कपड़ा, ये विद्युत धारा के कुचालक है। जैसे कि आसुत जल, डिस्टिल वाटर, जिसके अंदर मिनरल नहीं हो, जिसके अंदर लवण नहीं हो, तो ये सारे कुचालक हो गए। आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। कल इस चैप्टर के मैथमेटिकल पार्ट में एंटर करेंगे, कल डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। अभी तक इस चैप्टर का बेस बन रहा था, आवेश का बेस बन रहा था कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। कल से आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा। बी कनेक्टेड, बी मोटिवेटेड एंड enjoy the class।